सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जलालुद्दीन रूमी एक हिकायत में लिखते हैं कि एक शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि उसे जानवर और परिंदों की बोली सिखा दें। आपने उसे मना किया कि ये बात बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है और वो इससे बाज रहे। जब उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो उन्होंने उसे कुत्ते और मुर्गे की बोली सिखा दी। अच्छा, सुबह के वक्त उस शख्स की खादिमा ने दस्तरखान झाड़ा तो बासी रोटी का एक टुकड़ा गिरा और मुर्ग ने उस टुकड़े को उठा लिया। कुत्ता मुर्ग के पास आया और उसने कहा कि ए मुर्ग, तू दाना भी चुग सकता है और मैं दाना खाने से आजिज हूँ, लिहाजा मुर्ग तू मुझे ये रोटी का टुकड़ा दे दे। मुर्ग ने कुत्ते से कहा कि चुप हो जा, गम ना कर, हमारे मालिक का घोड़ा कल मर जाएगा और तुझे अल्लाह पेट भर कर खाना खिलाएगा। मालिक कुत्ते और मुर्ग की बोली समझ रहा था। उसने अपना वही घोड़ा फरोख्त कर दिया और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। अच्छा, दूसरे दिन भी मुर्ग रोटी ले उड़ा और घोड़ा ना मरा तो कुत्ते ने मुर्ग से शिकायत की कि तू झूठा है और कुत्ते को भूख से दो चार कर दिया। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली दी कि घोड़ा मरा है लेकिन दूसरे घर में। अच्छा, फिक्र ना कर, कल मालिक का गधा भी मर जाएगा और उसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकेंगे। मालिक जो उनकी बोली सुन रहा था, समझ रहा था, उसने क्या किया कि अपना गधा भी बेच दिया और दूसरे नुकसान से भी खुद को बचा लिया। अब दूसरे दिन गधे के मरने का वाक़या नहीं हुआ तो कुत्ते ने मुर्ग से दोबारा शिकायत की कि तुझे आने वाले वक्त की कोई खबर नहीं होती, तू बस हवा में तीर चलाता है और तू एक नंबर का झूठ है। मुर्ग ने कहा कि ऐसा नहीं है, गधा तो दूसरी जगह जाकर मर गया और अब कल हमारे मालिक का गुलाम बीमार पड़ेगा और जब वो मरेगा तो हमारा मालिक कुत्तों और मांगने वालों को रोटियां खिलाएगा। मालिक ने सुना और गुलाम फरोख्त कर दिया और दिल में बड़ा खुश हुआ कि उसने कुत्ते और मुर्गे की बोली सीखकर बड़ी दानाई और हिकमत से काम लिए और किस तरह 3 होने वाले नुकसानात अपनी दानाई से टाल दिए। अब तीसरे दिन उस कुत्ते ने मुर्ग से शदीद शिकायत की, उसे झूठा, फरेबी, दगाबाज कहा। मुर्ग ने कहा कि मैं और मेरी कौम झूठ से सख्त दूर हैं। हम सुबह अजान देते हैं और लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर हम बेवक्त अजान देने की आदत डाल लें तो हम ज़बा कर दिए जाते हैं। मुर्ग बोला कि वो गुलाम भी फौत हो चुका है, हमारे मालिक ने अपना माली नुकसान तो बचा लिया मगर अपनी जान पर बोझ लाद लिया है। मुर्ग ने अगले दिन मालिक के मरने की खबर दी कि अब मालिक मर जाएगा और बताया कि इस वाक़े पर उसके जो वरसा हैं वो गाय ज़बा करेंगे और खाना तकसीम करेंगे। अपनी जब मौत की खबर सुनी ना तो वो शख्स परेशान हो गया और वो सीधा भागा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब और सारा वाक़या सुनाया और बताया कि मैं डरा हुआ हूँ कि कुत्ते और मुर्ग की पहली तीनों बातें सच्ची थी, अब उन्होंने मेरे ही मरने की खबर दे दी है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही मुझे ऐसी कोई सूरत हाल में पनाह दे सकते हैं। तो उन्होंने उस शख्स से कहा कि फितरत का उसूल है कि जब उसकी कमान से तीर निकल जाए तो मैं भी उसे वापस नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं तेरे लिए सलामती और ईमान की दुआ कर सकता हूँ। तेरी तरफ मौत ने 3 दफ़ा नुकसान के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन तूने अपनी तदबीर से मौत को वापस लौटा दिया। अगर तू ऐसा ना करता तो मौत तेरे माली नुकसान से पलट जाती और ये बड़ी मुसीबत इस कदर जल्दी से तेरे सामने आके खड़ी ना होती। अब तो इससे राह फरार मुमकिन नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मौलाना रूमी ने दरअसल ये समझाना चाहा है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत के बाइस बाज़ औक़ात छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत का कफ़ारा बनाकर भेज देता है। इंसान सब कुछ हासिल करना चाहता है, हालांकि बाज़ चीज़ें जो उसे भली मालूम होती हैं वो उसकी हलाकत का बाइस बन सकती हैं जो उसे नहीं पता होता। जैसा कि ये जो ऊपर बयान करदा किरदार है उसके लिए जानवरों की बोलियां सीखना क्या बना, मुसीबत का बाइस बना ना। और इस वाक़े से हमें ये भी सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की अता पर राज़ी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सुकून में रहना चाहिए और हर चीज़ हासिल करने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए वरना हमें इसका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। खुश नसीब हैं वो लोग जो उनके पास जो है उससे राज़ी रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, खुश रहते हैं, सुकून में रहते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको ज़्यादा का लालच नहीं होता, सुकून की नींद सोते हैं वो लोग। अच्छा, अब सियासत की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ भी अपोजिशन को लेने के देने पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के बकौल मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसने छोटी मुसीबत को टालने के लिए ये बड़ी मुसीबतों का ख़तरा मोल ले लिया। ठीक है, हुकूमत ये समझती है कि मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत उसने पहले अपने असासे छुपाए, लेकिन जब पनामा पेपर्स आए तो फिर असासे छुपाने की जो एक
छोटी गलती कह लें कि बड़ी गलती बन गई और फिर ये जो लीगी क़यादत है उसको बड़े बड़े मुकदमात का सामना करना पड़ा। फिर अदालत में असासे बचाने की मुसीबत गले पड़ गई और मौजूदा हुकूमत के बकौल लीगी रहनुमाओं ने अपनी दौलत बचाने के चक्कर में जाली सबूत अदालत में जमा कराए और छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत बन गई, जिसका नतीजा क्या निकला कि नून लीग के कायद और नून लीग की नायब सदर को अदालत से ना सिर्फ सजाएं हुई बल्कि दोनों रहनुमा सियासत से भी नाअहल हो गए और यूँ लीगी रहनुमा छोटी मुसीबत से बचने के चक्करों में बड़ी मुसीबत में बुरे तरीके से फंस गए। और तब से मुस्लिम लीग नून ने ये जो रियासत मुखालिफ बयानी है उसको इदारों के ख़िलाफ़ अपना एक मजबूत हथियार समझना शुरू कर दिए और इनको लगता है कि इनका मौसर हथियार है। फिर ठीक इसी तरह PDM इत्तेहाद बना और फिर उसको भी लेने के देने पड़ गए। हुकूमत के तर्जुमानों के बकौल ये इत्तेहाद अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठा हुआ और सबके अपने अपने मुफादात थे, इसलिए ये गैर फितरी इत्तेहाद था और इसीलिए PDM हुकूमत से इस्तीफ़ा लेने निकली थी लेकिन खुद इस्तीफ़े देने पर उतर आई और ये PDM हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मैदान में उतरी थी लेकिन खुद ही कह लें कि अपने आप को टफ टाइम देना शुरू हो गई, मुफादात की भीड़ चढ़ गई और यूँ ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के निकलने के बाद न होने के बराबर रह गया, शदीद कमज़ोर हो गया। और शायद एक ये भी वजह कह लें, बड़ी वजह, कि मुस्लिम लीग नून और JUI ने इदारों के ख़िम को तेज़ कर दिया और अब भी इतनी देर बाद भी आखिर PDM ने चुप का रोज़ा तोड़ा और फैसलाबाद में जो पावर शो किया और एक बार फिर नून लीग की नायब सदर इदारों और हुकूमत पर खुलकर तनकीद करती नजर आई हैं। मरियम नवाज़ का पहला क्लिप चलाइएगा टीम। आपने नून लीग की नायब सदर साहिबा को और ये क्या कह रही हैं जी, इस बात को ये अलग तस्लीम कर रही हैं कि नून लीग के कायद की माजी में भी इदारों से बहुत ज़्यादा तकरार रही है और ये बेसिकली अवाम को समझाना ये चाह रही हैं और ये बता भी रही हैं कि नून लीग का इदारों के खिलाफ बयानिया असल में अवाम के लिए और नून लीग के कायद ने जब भी इदारों से टकराव किया तो वो अवाम के लिए किया। और क्या फरमा रही है मोहतरमा कि जी नून लीग के कायद ने इदारों से लड़ाई वोट को इज्जत देने के लिए की है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को इज्जत देने के लिए नून लीग के कायद ने इदारों के खिलाफ स्टैंड लिया है। अब हुकूमती तर्जुमान मरियम नवाज़ के इस बयान पर कहते हैं कि जी क्या नून लीग की नायब सदर ये कहना चाहती हैं कि इदारे अवाम का भला नहीं चाहते और इदारे जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। और नून लीग के मुखालिफिन कहते हैं कि अगर इदारे जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट होते तो पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी भी अपनी मुद्दत मुकम्मल ना कर सकती। अच्छा, डॉन लीग्स आया जिससे इदारों की साख को मुतासिर करने की कोशिश की गई लेकिन इसके बावजूद कौमी सलामती के इदारों ने उफ तक नहीं की, सब्र से काम लिया। अब महंगाई की आड़ में ये मुस्लिम लीग नून है इसने इदारों को निशाना बनाया और ये जो लीगी नायब सदर है महंगाई की आड़ में पाक फौज पर हमला कर रही हैं, जबकि हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के समल को मुल्क दुश्मन की तुलना करार दे दी है। और जी ये नून लीग की नायब सदर साहिबा ने कौमी सलामती के इदारों की अहम शख्सियात को हमेशा की तरह अपने निशाने पर रखा और साथ ही हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जी DGISI के मामले पर हुकूमत ने फ़ौज के इदारे पर हमला नहीं किया बल्कि फ़ौज के इदारे पर खुद कुछ हमला कर दिया। ज़रा अगला क्लिप चलाइएगा मोहतरमा। सुना आपने जी, नून लीग की नायब सदर साहिबा एक तरफ अवाम के सामने ये तासुर देने की कोशिश करी कि इदारों ने नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया जिसकी वजह से नून लीग के कायद को कभी अटक किले में जेल की सज़ा काटना पड़ी, कभी जिला वतनी का मुंह देखना पड़ा। और साथ ही ये क्या फरमा रही हैं जी, इन्होंने इदारों को कसूरवार ठहराने के बाद अपनी तनकीदी तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ भी कर दिया। क्या कहती हैं जी कि इमरान खान ने पाक फौज जैसे इदारे पर खुद कुछ हमला किया और इसके बाद हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल सामने आया ज़रा वो भी सुन लीजिए। हुकूमत क्या कहती है, हुकूमती तर्जुमान क्या कहते हैं कि जी मरियम नवाज़ के मुँह से इदारों पर खुद कुछ हमला करने वाली बातें अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि नून लीग ने माजी में इदारों के सरबराहान की ज़ात पर हमले किए और नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, नैब ऑफिस के बाहर पथराव किया। लिहाजा नून लीग हुकूमत पर उंगली उठाने से पहले ज़रा अपने गिरेबानों में तो झांक कर देखे। अच्छा, नून लीग की नायब सदर ने भी महंगाई है इस पे हुकूमत को बड़ा आड़े हाथों लेने की कोशिश की है या कह लें कि अवाम का दिल जीतने की कोशिश की है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अवाम का दिल जीतने की कोशिश तो लोग नहीं करने लगे, अवाम का जो दुख है वो तो महसूस नहीं करते। हाँ, अलबत्ता उसकी आड़ में अपना उल्लू सीधा करने की ये लोग कोशिश ज़रूर करते हैं। ये क्या कहती हैं जी आगे कि जी नवाज शरीफ साहब अवाम की हालत देख कर ना सिर्फ रोते हैं बल्कि खून के आंसू रोते हैं। नाज़रीन, दिल पे हाथ रख के बताइए कितनों को यकीन आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब वाकई खून के आंसू रोते हैं ये हालत देख कर महंगाई की। और शेख रशीद साहब मुस्लिम लीग नून की जानिब से इदारों पर ये जो सख्त तनकीद है उस पर जवाबी वार कर रहे हैं बल्कि खबरदार कर रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा। अरे सुना आपने शेख साहब को और ये मरियम साहिबा की बातों का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म है वो खून के आंसू नहीं रो रहे बल्कि मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। यानी एक तीर से दो शिकार कर दिए शेख साहब ने। और मरियम को वॉर्न भी कर रहे हैं कि जी इदारे के सरबराह का नाम लेना मरियम नवाज़ की कम अक्ली है
फौज को धोबी घाट चौक चौराहों में डिस्कस नहीं किया करते? अगर फौज को डिस्कस करेंगे तो सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। और क्या कह रहे हैं शेख साहब कि जी हम हालात का सब्र के साथ सामना कर रहे हैं। और इमरान खान साहब वो कहते हैं बड़े लकी हैं, बड़े खुशकिस्मत है कि उन्हें इस तरह की निकम्मी और नालायक अपोजिशन मिली है। और कहते हैं इमरान खान कहीं नहीं जाएंगे, मुद्दत पूरी करेंगे, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, ऐसा भी उन्होंने कहा। और कह रहे हैं हर सूरत इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। अरे शेख साहब ये भी समझते हैं कि अगर लीगी नायब सदर की तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो उनकी तकरीर में कुछ बाकी नहीं बचता, यानी उन्होंने इमरान खान से बात शुरू करनी, इमरान खान साहब पे ख़त्म कर देनी है। अब शेख रशीद साहब के कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि छोटी मुसीबतों के खात्मे के लिए जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं उनको खुद अपने गले में लटका लिया, खुद गले लगाया हुआ है। और इसमें इदारों को कसूरवार क्यों ठहराया जा रहा है? यानी अब भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, अब भी इस पे तनकीद, उस पे तनकीद, उस पे तनकीद, इसको बुरा कह रहे हैं, उसको बुरा कह रहे हैं। अब भी अगर अपनी गलतियों से सीख लें तो क्या देर हुई है। अगला क्लिप चलाइएगा। सुना आपने फ़ारूक को, फ़ारूक वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जी पीडीएम के जलसों से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, ये हमारे खिलाफ नहीं बल्कि ये एक दूसरे के खिलाफ हैं। और फ़ारूक नून लीग के अंदर पड़ी हुई जो दरार है ना उस पर बड़े खुलकर बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम के जलसे में शिरकत नहीं की। कभी शहबाज शरीफ पीडीएम को लीड करते हैं, कभी मौलाना साहब लीड करते हैं। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत पीडीएम के फैसलाबाद के जलसे को सियासी बेरोज़गारों का जलसा करार दे रही है। और फ़ारूक हबीब पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ तहरीकों को इम्तिहानात की डेट शीट से ये कंपेयर करे, तशबीह दे रहे हैं कि जी जैसे इम्तिहानात का जो स्केड्यूल है वो कैंसिल हो जाता है और फिर नई डेट शीट आ जाती है, ठीक वैसे ही पीडीएम कभी हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीकों का जो शेड्यूल है वो जारी करती है और कभी कैंसिल कर देती है। अच्छा, ये जो वज़ीर ममलिकत साहब है ना, इनका ताल्लुक चूँकि फैसलाबाद से है और ज़ाहिर बात है इनसे बेहतर फैसलाबाद की सियासत को कौन समझेगा, ये अच्छे तरीके से समझते हैं। इसीलिए ये धोबी घाट जलसे पर तबसरा करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ पीडीएम ने जलसा किया वो ग्राउंड कभी भी आधा खाली नहीं होता है, लेकिन पीडीएम फैसलाबाद के जलसे की ग्राउंड आधी खाली थी। और इसकी वजह यह है कि अवाम ने पीडीएम को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। और पहले भी पीडीएम ऐसे जलसे करती रही है जिसमें अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया था, जहाँ पे ग्राउंड खाली दिखाई देते थे। अब ये तो था हुकूमती मौक़िफ़, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी अब पीडीएम की तहरीक हुकूमत उठाकर बाहर फेंक देगी। ज़रा देखिएगा क्या कहते हैं, चलाएगा क्लिप। अरे सुना आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को। मौलाना साहब बड़े पुरुमीद हैं कि वो पीडीएम के ज़रिए हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करके ही रहेंगे। और अब पीडीएम के सरबराह ने 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज करने और रैलियां निकालने का बाकायदा ऐलान भी कर लिया। अच्छा, मौलाना साहब ने फैसलाबाद जलसे में इदारों को अपनी तनकीद के रडार पर रखा और क्या कहा कि पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाकर रख दिया गया है। और ये कहते हैं जी कि पीडीएम का काम हुक्मरानों का एहतसाब करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। और मौलाना साहब एक्चुअली कहना ये चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत नालायक है, निकम्मी है, इसको अवाम पर मुसल्लत किया गया है। और मौलाना साहब महंगाई पर भी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी कि रियासतों की बका का इन्हिसार मईशत पर है और अगर मुआशी सूरत हाल ख़राब होगी तो रियासत की बका ख़तरे में पड़ जाती है। आज एक बार फिर दुनिया में मईशत की जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारी मईशत को मौजूदा हुक्मरानों ने तबाह कर दिया है और हुक्मरानों ने अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए हैं। अच्छा, मौलाना साहब एक तरफ पीडीएम के ज़रिए हुकूमत को घर भेजने के लिए बड़े बेकरार हैं, लेकिन सवाल ये है कि पीप के बगैर पीडीएम हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कामयाबी समेट सकती है या नहीं? अच्छा, पीपल्स पार्टी से मुझे बिलावल याद आ गए, जिन्होंने पीडीएम के जलसे के बाद अलग से कराची में अपना एक पावर शो किया और हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज़ है ना उस पर खुलकर तनकीद की, बल्कि नाराज़गी का इजहार किया। ज़रा बिलावल का क्लिप चलाइएगा। जी तो सुना आपने बिलावल को। बिलावल से ये उम्मीद की जा रही थी कि जी वो पीडीएम पर शायद तनकीद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहने के अवामी इशूज़ पे बात करके प्रैक्टिकल इस बात का सबूत दिया कि वो मैच्योर हैं, उनकी पार्टी बहुत मैच्योर है। अच्छा, सियासी हलकों का ख्याल ये कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी जैसी समझदार या मैच्योर जमात का होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी से मुताल्लिक कहते हैं कि सुई जहाँ पर थी वहीं पर अटकी हुई है। ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सूरत हाल है। ज़रा ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का क्लिप चलाएगा, आवाम समझ जाएंगे। सुना आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी अपने किए पर ज़रा नज़रसानी कर ले और वापस आ जाए। लेकिन लग ऐसा रहा है कि अब पीडीएम में शायद वो जान नहीं आ सकती, क्योंकि अवाम ने पीडीएम की जो मुफादात की सियासत है ना उसको रद्दी की टोकरी में बाकायदा फेंक दिया है और कह दिया कि जी अब खुद को बदलो, वरना ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कमर जमान कायरा साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। कल कराची में सानिया कारसाज के शोहदा की याद में मुनक्किदा जलसे से खिताब में बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि अगर कल आमरीत थी तो आज ये कठपुतली निज़ाम भी आमरीत ही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहां हाथ डाला वहीं तब्दीली नहीं बल्कि तबाही आई है। उन्होंने मजीद ये कहा कि इमरान खान साहब कहते थे कि जब महंगाई बढ़ी है या बढ़ती है तो उसका ये मतलब है कि जी वज़ीर आज़म चोर है। तो उन्होंने कहा कि जितनी महंगाई इस वक्त है इतनी महंगाई तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रही। तो फिर इमरान खान साहब के बकौल जितना चोर इस वक्त हमारा कठपुतली वज़ीर आज़म है, उतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख में कोई वज़ीर आज़म चोर नहीं रहा है। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि जी इस वक्त बिजली, गैस, पेट्रोल बेइंतहा महंगा है और ये खान साहब का नया पाकिस्तान है, ये नहीं है, ये तबाही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब ने कहा है कि जब तक इमरान खान साहब को नहीं भगा देते एहतजाज जारी रहेगा और इमरान खान साहब की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। तो कायरा साहब, क्या स्ट्रैटेजी होगी पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भगाने के लिए? क्योंकि किसी भी सिटिंग वज़ीर आज़म को भगाना आपको भी पता है कि आसान काम तो नहीं होता है और हुकूमती वज़रा तो हमेशा ये कहते हैं कि जी आप लोग कमज़ोर तरीन ओपोजिशन है। ये बात दुरुस्त है जी के वज़ीर आज़म को हटाना आसान काम नहीं होता, लेकिन वो वज़ीर आज़म जो अवाम में पॉपुलर हो, जिस वज़ीर आज़म ने अवाम की चीखें निकाली हुई हो और अवाम का जीना दूभर कर दिया हो, उस वज़ीर आज़म से लोग दुआएं मांग रहे होंगे छूटे और उसके सारे नारे जो हैं वो 3.25 साल में पिट चुके हों और वो एहतसाब का जो बैनर हेडलाइन लेके चला था उस पे भी कंप्रोमाइज करके अपने और अपने साथियों के एनआरओ का बंदोबस्त कर बैठे, उसके साथ अवाम की ये कैफियत नहीं होती और उसको एक धक्के की जरूरत होती है। आज इमरान खान साहब की हालत यह है कि इत्तेहादी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अवाम का गैज़ो गज़ब बढ़ता जा रहा है, बल्कि अब पीक पे पहुंच गया है, इसीलिए उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। जमात के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। अब अपोजिशन की जमातें ने एहतजाज की कॉल दी है। ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन की जमातों का इकट्ठा होना हुकूमत को जल्द फारिग करने के लिए जरूरी और बेहतर होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग और JUI ने बड़े उतावलेपन में बहुत जल्दी में उन्होंने हमें जो उस वक्त PDM थी उससे अलग करने की, उनको पता नहीं क्या जल्दी थी हम दोनों जमातों की, उन्होंने हमें अलग किया और उसके बाद अपोजिशन के इत्तेहाद को ठेस पहुंची, हुकूमत को तकवीत मिली। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अपोजिशन को इस पे मुश्तरका लाएमल इख्तियार करते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन हम पीपल्स पार्टी ने भी मार्च का या रैलीज का या एहतजाज की कॉल तो दे दी है, जो अल्टीमेटली मार्च की सूरत बनेगी, लेकिन जो बाकी अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने भी मुल्क के अंदर महंगाई और इस वक्त जो सूरत हाल है इकोनॉमी की, उसके पेश नजर एहतजाज की कॉल दी है। अभी रैलीज करेंगे और फिर मार्च की सूरत भी बन सकती है और अब असेंबलियों के अंदर भी इत्तेफाक राय के साथ एक अपोजिशन का माहौल जो है वो ठीक है बनेगा। अच्छा, तो कायरा साहब, इसका मतलब है कि आगे जाके जो ऑपोजिशन है वो एक पेज पे दिखाई देगी, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि ऑपोजिशन में ही एक ऑपोजिशन बनी हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को, PTI की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, आपको भी पता है, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं कि ऑपोजिशन का एक पेज पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर ऑपोजिशन की जानिब से, PDM की जानिब से इस तरह के इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगते रहे अलग कि जी कोई शायद डील हो गई है, हुकूमत के साथ कोई डील हो गई है, या फिर इशारतन इस तरह की बातें कही जाती रही कि आप लोगों को ऑफर्स हुई, डील हुई हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से। इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, केसेस हमारे चल रहे हैं, बंदे हमारे खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार हैं, हमारी डील हो गई है, और जिनको सजाएं होने के बाद भी बेल गई है उनकी डील नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है और वो हम बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज़ किया जी। और वो हम पे दे रहे हैं, चले उनका हुस्न नजर है, बट सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी तो इस इकट्ठ में थी, हम पे क्या इल्जाम लगाया गया? पीपल्स पार्टी ने तो अपोजिशन को बहुत सारे खड्डों में गिरने से बचाया। वो ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट था, वो सेनेट के इंतखाबात का बायकॉट था, वो एहतजाज की सूरत थी। पीपल्स पार्टी ने जितने फैसले करके दिए और उन दोस्तों को बताया, उस पर पीपल्स पार्टी सक्सेसफुल रही। अब हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा हक था, वो हमने जब लिया तो उस पर हमारे दोस्तों को एतराज हो गया।
और उन्होंने कहा जी कि आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लिए हैं। बड़ी दिलचस्प बात है। जो पीडीएम था, पीडीएम का एक बुनियादी चार्टर था कि इस हुकूमत को फौरी तौर पे फारग करना है और इसको हुकूमत को फारग करके नए इंतखाबात कराने। आज मुस्लिम लीग ये कह रही है कि मरियम बीबी कहती है कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2023 का इंतखाब ठीक होना चाहिए। हम पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने का इल्जाम लगाने वाले, हालांकि हम उन वोटों की वजह से नहीं बने, हमारे पास अपने वोट मौजूद थे। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात बलूचिस्तान में उसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान के साथ मिलके तो वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद कर रही है। यानी जो काम हम करें वो हराम हो जाता है जी, वो जो वो करे वो हलाल हो जाता है। इसी बात पे, इसी बेसुदी पे पीपल्स पार्टी अलग हुई थी गैर जिम्मेदाराना रवैये पे, और एएनपी अलग हुई थी। हम समझते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो यकीनन एक बेहतरी की फिजा होती और वही हमारे पास एक आगे बढ़ने का बेहतर रास्ता था आज भी। और मैं समझता हूँ। अच्छा कमर जमान कायरा साहब, आगे भी यही लोग हैं ऑपोजिशन में अभी जो देख रहे हैं सिचुएशन, अभी ये देखें इन्हीं लोगों से पाला पड़ेगा ना, यही लोग हैं, इनका जो मेच्योरिटी लेवल अगर अभी तक नहीं बन सका तो आगे आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले कुछ दिनों में, मुस्तकबिल करीब में? किनसे? ये जो बाकी ऑपोजिशन वाले हैं उनके हवाले से मैं बात करूं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहिरा किया है, प्रैक्टिकली साबित किया है कि पीपल्स पार्टी एक मंझी हुई पार्टी है, बड़ी समझदार पार्टी है। और बाकी जो ऑपोजिशन है वो आपके सामने है, पीडीएम आपके सामने। मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने सीनियर हैं, इतने बड़े सियासतदान हैं, इतना एक्सपीरियंस, इतना तजुर्बा है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें कह जाते हैं कि समझ से बालातर है। तो फिर आगे इनके साथ मिलकर हुकूमत को गिराना कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, तवक्को की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत अवाम की नजरों में गिर गई क्योंकि अवाम के तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी, और अगर इस वक्त अपोजिशन भी अवाम की तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरती और इस हुकूमत से जान छुड़ाने में अवाम का को लीड नहीं करती, तो फिर अपोजिशन को भी शदीद नुकसान होगा। ये बात अपोजिशन के लिए बिलमा फिक्रिया। यानी कायरा साहब फिर अवाम जो है वो 2023 के इंतखाबात में फैसला कर लेगी कि कौन अवाम की नजरों से गिरा है और कौन अवाम की नजरों में बेहतर है। 2023 में तो नहीं, 2022 में इंतखाब। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा कायरा साहब, महंगाई के हवाले से जब भी हुकूमत से सवाल पूछा जाता है तो हुकूमत हमेशा कहती है जी जो महंगाई है वो हमें तोहफे में मिली है, जो साबिका हुक्मरान हैं उनके दिए हुए तोहफे हैं, इतने कर्जे लिए गए और अब हम इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। तो बहरहाल ये यहाँ पे मैं ओपोजिशन और मैं हुकूमत से भी बड़ा इख्तिलाफ करती हूँ कि 3 साल के बाद आपका ये मौके बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं कि जी पुरानी हुकूमतों ने हमें तोहफे में दिए। अब 3 साल के बाद आप ये नहीं कह सकते, चले शुरू को 1 साल बाद सूट करती थी, अब नहीं करती है। तो क्या वाकई ये जस्टिफाइड है? आपको क्या लगता है कि वाकई जो पुराने हुक्मरान थे उन्होंने इतने ज़्यादा कर्जे ले लिए, इतना कर्जों में डुबो दिया पाकिस्तान को कि आज पीटीआई की जो हुकूमत है वो ये बोझ बर्दाश्त कर रही है? देखिए, हमारे दौर में कोई 6,000 अरब के कर्जे लिए गए, मुस्लिम लीग के दौर में कोई 8,000 अरब के कर्जे लिए गए। ये 3 साल में 15,000 अरब के कर्जे ले चुके हैं और अभी भी कर्जा लेने के लिए इनकी टीम जो है वो में बैठी हुई है। तो हमारे मिला के 14,000 अरब थे, इनके अकेले 3 साल के अंदर 15,000 अरब से ज्यादा के कर्जे हैं। अगर इन्होंने कर्जे अदा किए हैं तो वो कर्जे कम भी तो हुए होते, लेकिन ये दावा बिल्कुल गलत है और झूठ है। हाँ, इनसे मिसमैनेज हो रहा है, इनको चीजें समझ नहीं आ रही और ये दिन ब दिन पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ बोलते बोलते अब बिल्कुल उस लेवल पे आ गए हैं, फंस गए हैं कि इनके साथ आगे बढ़ने का रास्ता कोई नहीं रह गया। मरियम नवाज साहब जो खुलकर इदारों पे तनकीद करती हैं कायरा साहब, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी मुफाहमत की ज़रूरत की बात करते हैं, अमरीकी जो नाज़िमुल अमूर हैं वो भी इन दोनों से अलग अलग मुलाकातें करते हैं। तो नवाज लीग में इस वक्त जो 2 बयानिए की जंग चल रही है, इस पर मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी। देखिए डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग के अंदर बहरहाल ये 2 बयानिए तो मौजूद हैं। मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादम की पॉलिसी में है। तसादम को उनका भी नहीं है, वो भी जो कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको टूट जाने की वजह से वो ज्यादा जरा हार्श हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब जरा मामला फहमी के साथ चलना चाहते, लिहाजा अब वो मानते तो नहीं है। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया ही प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर 2022 में इंतखाब होता है तो आज की सूरत हाल के मुताबिक तो मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो हैं
वो खुद डिस्क्वालीफाइड है, वो इलेक्शन में हिस्सा तो नहीं ले सकेंगे और शायद उनको इलेक्शन में कैंपेन भी ना करने दी जाए। जो सूरत हाल है कि उनके खिलाफ केसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी। लेकिन मुस्लिम लीग को कौमी मफाद में और अपने जमाती मफाद में ये जरूरी है कि वो अपने एक बयानिए पे आए, एक बयानिए के साथ इकट्ठे हों और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, गवर्नमेंट को अपोज करें। थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया कायरत साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आपसे ब्रेक के बाद बात करेंगे मईशत के हवाले से। मेरे साथ मौजूद होंगे मुजम्मिल असलम। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत महंगाई और जो मुआशी सिचुएशन है, सूरत हाल है, उस पर एक इजलास हुआ है और उसमें उन्हें मुल्क में जो महंगाई की जो अभी सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी गई है। और इजलास में जो अशय खुरोनोश है उसकी कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला किया गया है। और वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद करने के लिए जो इक़दाम हैं उनकी हिदायत भी की है। और उनका ये कहना है कि जो वज़रा अपने हलकों में जो मसनूई महंगाई है उस पर नज़र रखें और इस जो मसनूई महंगाई करते हैं इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त इक़दाम भी किए जाएँ। अब दूसरी जानिब जो इंटरबैंक मार्केट है वहाँ पे कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ डॉलर की जो उड़ान है वो जारी है और इस उड़ान के नतीजे में डॉलर के इंटरबैंक निफ्ट जो है वो 173 रुपये से भी तजावुज़ कर गए हैं। मुल्क में जो बढ़ती हुई उसकी वजूहात और IMF से होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है, प्रोग्राम में दावत दी है सीनियर माहिर मुआशियात और तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुजम्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका ज्वाइन करने के लिए। मुजम्मिल, कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी हुकूमत के जो IMF से मुज़ाकरात हैं उनमें कहीं डेडलॉक आ गया है, इसमें कितनी सदाकत है और क्या IMF ने हुकूमत के सामने कुछ मज़ीद शराइत रख दी अगर ये बात सच है? देखें, जितने मुंह उतनी बातें। वही टीवी चैनल जो है कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, बस हुकूमत ने सारी बातें मान ली हैं, कभी कहते नहीं हैं। मैं जो है तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना जो हूँ, अभी तक सिर्फ आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि जुम्मे की दिन से मुज़ाकरात शुरू हुए, बीच में हफ्ता इतवार छुट्टी आई थी, पीर का दिन शुरू हुआ है। अमेरिका में अभी सुबह है और सुबह के जो है ना 10-11 बज रहे होंगे वहाँ पे। तो आज मुज़ाकरात बाकायदा शुरू हुए हैं, आज का दिन है, कल का दिन है, इंतज़ार कर लें, सारा कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने एक पैगाम दे दिया है कि मुज़ाकरात जो है राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, अवाम ये जानना चाहती है कि जो आए रोज़ रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इतना इजाफा हो जाता है, इसकी बुनियादी वजह क्या है और ये रुपए की जो कदर है ये आखिर किस वजह से, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से कम होती चली जा रही है? और जब हुकूमती जो माशी टीम उससे बात की जाती है, अब जिस तरह आप तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना आप बात करें तो वो आवाम कहती है जी हमें चीज़ें समझ नहीं आती, फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दिए जाते हैं कि जी सब चीज़ें अच्छी हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ग्रोथ रेट की बात की जाए, किसी भी चीज़ की बात की जाए तो फिर हमें वो कहते हैं कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है, ये महंगाई से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, ये आए रोज़ डॉलर की कदर है इसमें इतना इजाफा क्यों हो जाता है? देखिए, डॉलर की कदर जो है इस वक्त जो है ना, जैसे आलमी मार्केट में जो है तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उस तरह डॉलर की कदर भी है तकरीबन हर मुल्क के आगे बढ़ रही है। जैपनीज येन जो है 14% गिरा है, हमारी करेंसी 13% गिरी है। पाउंड स्टर्लिंग जो यूके का है वो 12% से ज्यादा गिर गया हुआ है। यूरो जो है 10% से ज्यादा गिर गया है। इंडिया की करेंसी 2 माह में 5% से ज्यादा गिर गई है। तो ये जो है जो ममालिक जो तेल गैस कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा फूड, इस वक्त उनकी करेंसी अंडर प्रेशर है और हमारी करेंसी भी अंडर प्रेशर आई है। लेकिन इसके दो जाविये देखने के, एक तो ये कि मई से देखें तो 13% की है और अगर पिछले साल अप्रैल से देखें तो जो है 4%। ठीक है, ठीक, आपकी बात मुकम्मल हो गई है, मुझे आवाज़ आना बंद होगी। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, एक और चीज़, जो अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो जाता है, रोज़मर्रा की जो अशिया जो लोगों ने लेनी है, अमीर ने भी लेनी है, गरीब ने भी लेनी है, जिस तरह आटे और चीनी की अगर मैं बात करूँ तो ये तो हमारे मुल्क की अपनी पैदावार हैं, फिर हुकूमत आटे और चीनी की कीमतों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, कर दिया, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी आटा 75-80 रुपए किलो मिल रहा था, अब वो जो है हुकूमत ने अपने जो ज़खायर मेरी ख्वाहिश नहीं है, पूरी अवाम की ख्वाहिश। जी जी, आप अवाम की नुमाइंदगी कर रही है ना, इसलिए तो आपके थ्रू सारी अवाम की बात होगी। बिल्कुल। तो जो है आटे की खुशखबरी ये है कि पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद में 55 रुपए किलो आटा मिलने लग गया है। सिंध हुकूमत ने जो है वफाकी हुकूमत के अहकामात की माने थे
15 तारीख से उन्होंने भी जो है गंदम देना शुरू कर दी है। उम्मीद की जा सकती है कि जितनी जरूरत है अगर उतनी देंगे तो कराची में भी 20 रुपए के करीब आटा कम हो जाएगा। चीनी पिछले एक हफ्ते में 6 रुपए किलो कम हो गई है। बेहतरीन फसल आई है इंशाल्लाह ताला, पहले 90 और दूसरा 80 रुपए आपको साल के आखिर के अंदर अंदर चीनी की कीमत नजर आ जाएगी। तेल में जो है, खाने के तेल में हुकूमत अपने टैक्सेस आधे करने का फैसला कर लिया हुकूमत ने। इसके अलावा आप अगर आगे पीछे लोगों से पूछें तो सब्जियों में जैसे आप लोग हर रोज टमाटर, प्याज इसकी बातें करते थे पहले, अंडे की, उसमें कोई जो है खातिर ख्वाह इजाफा नहीं है, इससे काम आ चुका है, वो सस्ती मिल रही है, ठीक है ना। तो हुकूमत की अब एक कोशिश है, हुकूमत ने एक फैसला कर लिया है कि जो तवानाई है उसमें हुकूमत जितना टैक्स में रिलीफ दे सकती थी दे दिए। अब हुकूमत का उसका टैक्स तकरीबन खत्म हो गया। तो अब हुकूमत जो है, क्योंकि हमारी जो गरीब अवाम है उनका ज्यादा हिस्सा जो है वो खाने पीने की अशियों में खर्च होता है, तो उनका जो बजट है उसके अंदर ही तमाम चीजें वो पूरी कर लें, तो ये खाने पीने की अशियों की कीमतें कम कर रहे हैं। सही, ठीक है, सही है। अच्छा मुज़म्मिल, ये जो मसनूई महंगाई होती है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, जो मसनूई महंगाई है, फिर प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ होती हैं, ये प्राइस कंट्रोल के लिए जो काम किया जा रहा है, फिर ये जो इजलास हुआ है इसमें प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा ये अपने वुज़रा से कहा है कि जो अपने हलकों में जो मसनूई महंगाई है उस पर बाकायदा नज़र रखें और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन इकदाम किए जाएंगे। तो ये वाकई इकदाम किए जाएंगे, इस पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि मसनूई महंगाई एक बड़ा मसला हो जाता है। आप अग्री करेंगे? आई होप। देखें, एक बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र के बाद एक चीज़ फैसला हुआ है कि अगर हुकूमत के पास गंदम है और वो मार्केट में दे रही है, तो अगर उसकी कीमत नीचे नहीं आ रही तो इसका मतलब ये कि मसनूई महंगाई करने वाले माफिया मिले हुए। ये जो काम है सूबाई वजीरों का है, ये सूबाई इदारों का है और वहाँ के कमिश्नर्स, वहाँ के सेक्रेटरीज का है। तो आज हुकूमत ने ये फैसला किया कि ऊपर से अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, हम ऊपर से टैक्स कम कर रहे हैं और नीचे कीमत कम नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये लोग अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे। तो आज वजीर आजम ने खास तौर पे इजलास बुला के ताकीद कर दी है कि बाहर निकलो, गंदम हमारा काम है देना, आटा हमारा काम है देना, कीमतें नीचे तुम कराओ, क्योंकि जिस कीमत में हम दे रहे हैं उस कीमत में मिलनी चाहिए वहाँ। तो ये जो है, हम सुबह उठते हैं और सारी बातें वजीर आजम के लिए बुरा भरा कह देते हैं। ये जो नीचे चेन है, सूबे हैं, देखें ये 3,400 अरब रुपए लेते हैं, वफाकी हुकूमत से ज्यादा इनके पास मुलाजिम है। वो सोने के लिए तो नहीं बिठाए हुए ना घर पे कि आ जाए और सो जाए और उनको तनख्वाह मिल जाए। तो ये उनको मोबिलाइज होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होंगे, सजाएं नहीं देंगे, जुर्माने नहीं करेंगे, तो ये वाली बात आपकी मसनूई महंगाई जो है उससे भी आम आवाम को बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो मुज़म्मिल, आपको क्या लगता है कि वक्त की कितनी ये ज़रूरत है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि एग्जाम्पल्स ऐसी सेट की जाएं, ऐसे जो माफियाज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको लगाम डालने के लिए, क्योंकि जो मसनूई महंगाई होती है उसकी वजह से बहुत मसला होता है आवाम को। देखिए, बात ये कि थोड़ा सा ना आवाम को भी, ये आवाम ही आवाम के साथ दुश्मनी कर रही है ना, थोड़ा सा आवाम को भी जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। जायज़ मुनाफा लें। अल्लाह ताला ने इसीलिए खाने पीने की चीज़ों को जो है ना उसकी सिफ्त में रख दिया कि वो ख़राब हो जाती है अगर उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें। वो किस लिए किया था? अगर ये ना सिफ्त होती तो फिर जो है गरीब आदमी को तो मुंह में एक दाना ना मिलता। नहीं मुज़म्मिल, देखिए आपने एक बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि अवाम ही अवाम के साथ दुश्मनी कर रही है, अवाम ही अवाम के साथ गलत कर रही है। इस तरह तो फिर एक इंसान ही दूसरे इंसान को कत्ल कर देता है, और कातिल और मकतूल में कुछ तो फ़र्क होता है, फिर सज़ा तो सुनाई जाती है ना कातिल को। अब ये जो माफियाज हैं, जो सरगर्म हैं, जो आवाम की दुश्मन बनी हुए, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और जिन लोगों का हक मारा जा रहा है, जिन लोगों को तकलीफ दी जा रही है, ये मसनूई महंगाई की जा रही है, सिचुएशन को ख़राब किया जा रहा है। और ज़ाहिर बात है हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, क्योंकि हुकूमत जिस हुकूमत के होते हुए ऐसा होगा, उस हुकूमत के लिए अगले इलेक्शन में जीतना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई की वजह से अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान है। हुकूमत का वोट बैंक मुतासिर हो सकता है, हुकूमत भी कंट्रोल करना चाह रही होगी, लेकिन क्यों नहीं हो रहा कंट्रोल? मुज़म्मिल, देखिए, मैं फिजा आपको एक बात बताता हूँ, आवाम तो दूर की बात है, आपकी जो सूबाई हुकूमत एक दूसरे से ताउन नहीं करती। पंजाब और कराची में जो है 400 रुपए किलो 20 किलो के आटे के थैले का फर्क है। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सूबों का जो आपने ज़खायर जमा किए हुए 1950 के हिसाब से उसकी जो है तरसीलात शुरू कर दो। सिंध हुकूमत ने 1 महीने से नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि आटा 400 रुपए किलो कराची से 20 किलो जो है पूरे पाकिस्तान में महंगा है। हाँ। इसलिए नहीं किया कि जो अब महंगाई होगी, सुबह लोग आटा महंगा लेंगे तो वो बुरा भला कहेंगे वफाकी हुकूमत को, जब वो बुरा भला कहेंगे तो उनको सियासी फायदा पहुंचेगा। तो ये अवाम तो दूर की बात, ये जो हमारे आपस में जो सियासी जिसे कहते हैं मकासद के पीछे भी जो है हम अवाम के साथ दुश्मनी कर लेते हैं,
और हमें पता है कि हम इनके साथ, आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो शहबाज शरीफ उनसे ताउन नहीं करते थे, पंजाब के वजीर आला थे, ठीक है। जब ये जो मुस्लिम लीग नून के पास आई हुकूमत तो सिंध हुकूमत ताउन नहीं करती थी और वो उनकी टांग खींचती थी। अब क्या हो रहा है कि ये जो है सिंध हुकूमत यहाँ से टांग खींच रही है, किसी न किसी तरीके से जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो ये नहीं हो सकेगा। आपको पता है ये जो आपने मसनूई महंगाई की बात की, पूरे पाकिस्तान में जो है सबसे ज्यादा जो है मिडिल मैन का प्रॉफिट भी कराची में है, चाहे वो घी हो, तेल हो, सब्जियां हो, ये तमाम चीजें हो। तो ये जो है ये लोकल सूबाई हुकूमतों के काम है, लेकिन वो नहीं कर रहे। उसकी वजह ये कि कराची आधा पाकिस्तान है, एक तरीके से मिनी पाकिस्तान है। कराची में महंगाई होगी वो पूरे पाकिस्तान तक जाती है और उसके नताइज फिर जो है अलग तरीके से जाते हैं। तो ये हम जो है अभी बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि घटिया किस्म की जो है सियासत कर रहे हैं और जिसमें हम ये नहीं सोच रहे कि इसमें मुल्क का कितना फ़ायदा नुकसान है। IMF की बात ही ले लें कि IMF से अभी बात चल रही है, कुछ ऐसा है नहीं, उधर से जो है PMLN के लोग कुछ कहना शुरू हो गए, जैसे इन्होंने कभी IMF के प्रोग्राम नहीं लिए, जैसे इन्होंने कभी जो है तेल की कीमत या बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई। ऐसी बातें करते हैं जैसे ये तो बिल्कुल इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। तो ये बड़ा जिसे कहते हैं कि एक और मीडिया का किरदार भी जो है, मीडिया जैसे आपने कहा रुपए की कदर गिर रही है, आप ये बताएं कि पूरी दुनिया में कहाँ गिर रही है ताकि पता लगे। पूरी दुनिया में बताएं बिजली की कीमतें कितनी बढ़ी हैं एक महीने में। हमारे यहाँ तो गैस की कीमत 2019 से नहीं बढ़ी, ठीक है। अभी भी आप घर में बारबेक्यू करें तो 2 घंटे में आपको 500 रुपए का जो है कोयला जल जाता है और गैस का बिल पूरे महीने आप खाने पकाती हैं, चाय पीती हैं, ये वो करती है। गर्मियों की बात करो 1000-1200 आता है कि नहीं आता। तो ये एक इतनी बड़ी नेमत है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं सिर्फ पाकिस्तान में मिल रही है। इसी तरीके से जो है बहुत सारी चीजें जो है अच्छी भी हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीजों को हम जानबूझ के खराब कर रहे हैं। तो ये एक हमें कौमी मफाद भी सोचना चाहिए और सियासत से हट के जो है बालातर होना चाहिए। करेंसी की बात की, ईरान की करेंसी मुसलसल गिर रही है, तुर्की की करेंसी मुसलसल गिर रही है, लेकिन जो है उनकी आवाम, मैं गया था तुर्की एक दफा, मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे जो है सुबह जो है यहाँ के शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो निकल जाते हैं। वहाँ जो है इस तरह नहीं होता। एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होती है, हालात इंटरनेशनल है, अगर उससे हट के यहाँ पे कुछ हो रहा है तो आप जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। और मैं कहता हूँ करना चाहिए क्रिटिसाइज। अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं देंगे तो गवर्नमेंट ढीली पड़ जाएगी जैसे पिछली हुकूमतें करती रही हैं। आखिर में मैं एक बात करूंगा, अगर इमरान खान साहब चाहे ना, इतने रिजर्व्स हैं हमारे पास कि उनके 2 साल गुजर जाए आराम से, लेकिन वो अगली नस्ल का सोच रहे हैं। 2 साल ये तो गुजार लेंगे, जो आएगा फिर वही IMF प्रोग्राम, रुपए की कदर, ये वो महंगाई, तो ये नहीं देख रही है। हालांकि चाहे तो बड़े मजे से अगले 2 साल गुजार सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि जो आपने चीजें जमा कर ली, बना ली, उनको जमा कर लें। ये ना करें कि आप जो है अपने इलेक्शन अगला जीतने के चक्कर में जो है बेड़ा गर्क करते सारी चीज़ों पर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपके वक्त के लिए। इसी के साथ अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।